What is the name of that chapter? Yes, ma'am. Let's start. Okay. Yes, ma'am. Let's start new chapter. Surely अब तो मैसेज बंद करोगे लिखने, तो मैं स्टार्ट करूंगी ना. गुड इवनिंग मैम। Yes, ma'am. गुड इवनिंग. अभी किसी की पेंडिंग है या तो किसी ने बाद में ज्वाइन किया है ना अभी. ओके. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. देखो प्रतिभा knows everything. Yes, the chapter that we people are going to study today is a coordination compounds. Very good. Okay, last वाले चैप्टर के क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने बेटा? यस मैम। कितने बच्चों ने किए थे? 3 पार्टिसिपेंट्स के हैंड रेज हैं भाई, बाकियों ने क्यों नहीं किए? 4 5. ईमानदारी से बताना जिसने किए हैं. 13 हो गए, 15 हो गए. ओके जी. एंड इजी थे, बस कैलकुलेशन थी. यस यस प्रतिभा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ओके ओके ओके. चलो, बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि आप लोग ना टाइम पे ज्वाइन किया करो. रेस्ट एवरीथिंग इज गुड. ओके चलो, आज न्यू चैप्टर है. लेट्स हैव अ वेरी स्मॉल डिस्कशन. बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि केमिस्ट्री का काफी पोर्शन यू पीपल हैव डन विद मी. यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ओके चलो, हैंड डाउन करो आप. लोअर योर हैंड्स. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. तो काफी पोर्शन आप लोगों ने कवर अप किया है मेरे साथ. यस शालिनी? अच्छा ठीक है. तो आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से? यस मैम। ओके. कितने यस मैम। स्टूडेंट इसमें हैं जो बाद में ऐड हुए हैं इस बैच में? Can those students raise your hands? Till then rest of the students are joining. मीनाक्षी, रित्विका भी बाद में ऐड हुई है. यस. तनुजा एंड सोनाक्षी. अच्छा, आप लोग 8 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज देयर हैंड्स. तनिष्का का आंसर है यस मैम. क्रिस्टल क्लियर है. ओके जी तनिष्का, गुड. अच्छा, तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं, लेट्स हैव द रिव्यू फ्रॉम देम फर्स्ट. बेटे, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज दे हैव ज्वाइंड इन बिटवीन, तब तक हम काफी पोर्शन कर चुके थे एंड आई होप दे माइट हैड सीन द वीडियोस, है ना, वो देख चुके थे पहले थोड़ा यस सा मैम। क्या चैप्टर चल रहा है. तो आपको क्लास में आके और जो आप वीडियोस देख के कर रहे थे उसमें कुछ डिफरेंस लगा है? यस मैम। क्या यस मैम। डिफरेंस लगा है, जरा एक्सप्लेन करो. कोई बच्चा अनम्यूट करके थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं. चलो, आपका तो काफी सारा सिलेबस हो गया है आज. क्या डिफरेंस लगा है जब आप ऑनलाइन ऐसे ही देखते थे और अब आप लेते? तो अभी भी आप वैसे ही क्लासों पर आप लाइव वाली क्लास देख रहे हो हमारे साथ एंड यू आर हैविंग अ चांस टू आस्क द क्वेश्चंस एंड ऑल टू इंटरेक्ट. तो हाउ यू आर टेकिंग इट? बेटर है उससे या कैसे फील कर रहे हो आप? ऋत्विका आप चैट बॉक्स में नहीं, बोल के बोल सकते हो. एक बच्चे का आंसर मैं पढ़ देती हूँ. यस मैम, ऑल आर क्रिस्टल क्लियर. लेफ्ट द सम टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट यू ट्राइड कि वो मैं आपकी रिकॉर्डिंग देख के भी वो क्लियर कर पाऊंगी. ओके ओके. बट जितना भी आपने पढ़ाया है वो क्रिस्टल क्लियर है. थैंक यू प्रतिभा, वो आपका दिखता भी है क्लास में. ऋत्विका ने भी बाद में ज्वाइन किया, उसका आंसर है यस मैम, वी कैन आस्क द डाउट्स एंड कैन इजीली टॉक. या श्योर. हाँ, इससे क्या होता है ना कि आप बात कर सकते हो और आपको अपनी प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है हम रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, उसमें से हमें कोई डाउट रह जाता है तो हमें फिर मतलब तब भी आपका सॉल्व हो जाता है अगर एक प्रॉपर चैनल होता है ना जिससे आप भेज सकते हो. इससे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो. यस, दिस इज करेक्ट. ओके, एनी अदर स्टूडेंट्स ओपिनियन जिन्होंने नया स्टार्ट किया है? अच्छा, जतिन का भी आंसर पढ़ लेते हैं. जतिन कहता है yes, from starting very big difference, we have the option to give the answers and questions and solve the doubts at a time. Yes, of course जतिन. तनिष्का का है मैम, आप पढ़ाते हो इतना ज्यादा अच्छा हो कि सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है. थैंक यू बेटा. शालिनी मैम, अब पहले से ज्यादा अच्छा लगता है मैम. अब हम डाउट भी पूछ सकते हैं. बिल्कुल सही. मीनाक्षी कहती है मैम बहुत बेटर है. लाइव स्ट्रीम
डाउट लिखा है शायद, वो भी क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, विच इज इजी टू राइज द स्कोर फॉर द नीड, या रेज द स्कोर फॉर द, बिल्कुल सही, सो दैट ऑल द टॉपिक्स आर क्रिस्टल क्लियर मैम, डाउट्स क्लास में ही सॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल सही। ओके, एनी अदर फीडबैक बेटा दैट यू पीपल वांट टू गिव, कि जो मैं पहले स्पेशली न्यू स्टूडेंट से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा देर से हम नहीं जुड़े हैं, तो उनका थोड़ा सा इतना तो वेलकम बनता ही है कि नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम उनसे पूछ लें। ओके, डाउट क्लास में ही सॉल्व हो जाते हैं। टेस्ट मार्क्स, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक बच्चे का रह गया कोई। टेस्ट मार्क्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। हर्षिता थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बेटा। श्रीजल मैम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम थी बट वी अगेन एंड अगेन वॉच द वीडियो एंड देन क्रिस्टल क्लियर। या श्योर श्रीजल, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। एंड दीक्षा कहती है मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू बेटे, आप भी बहुत अच्छा पढ़ते हो ना दीक्षा, इसलिए पढ़ाती तो टीचर सबको अच्छा होती है। चलो अच्छी बात है। ये तनुजा बच्चे ने, ईशा ठाकुर ने और ऋत्विका ने हैंड रेज किए हैं। यस बेटा, यू कैन अनम्यूट एंड टेल। यस मैम, इससे सब डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, इसमें हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। थैंक यू शालिनी। एंड एनी ऑफ द फीडबैक दैट यू वांट। अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी थी तुमसे, मुझे याद आ गया, क्योंकि नॉर्मली जब हम चैप्टर के फ्लो में रहते हैं ना, तो आप भी केमिस्ट्री में घुसे होते हो, हम भी केमिस्ट्री में होते हैं, कि कोई और फीडबैक या आपको क्लास में मजा आता है कि नहीं आता। एक और बात थी, ये तो ठीक है कि केमिस्ट्री समझ में आ जाती है, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो। टेल मी। नो मैम। No, ma'am. नहीं है मैम मैम, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। यस मैम आप बहुत यस अच्छा मैम। पढ़ाते हो, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। मैम आप सबसे अलग पढ़ाते हो और मजा आता है। कोमल, नो मैम, मतलब बोर नहीं होते। हम्म, बहुत मजे आते हैं, ठीक है सिमरन, अच्छी बात है। जतिन, जतिन का मैसेज है, आप HPSVAY मतलब हिमाचल सर्व शिक्षा अभियान, और आप नहीं होते तो हम शायद बहुत कुछ मिस कर देते और एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती। थैंक यू सो मच बेटे। पता, कभी कभी ना टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए होता है। स्टूडेंट को तो हम मोटिवेट करते ही करते हैं, और आज तो ऐसा है कि आज तुम लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो। अब जितना तुम्हें अच्छे से पढ़ाया हो तो डबल ट्रिपल पढ़ाना पड़ेगा भाई, तभी तो डबल ट्रिपल कमेंट मिलेंगे। यस और नो? यस मैम। अरे यस एक और पढ़ लेते हैं, है ना। आज तो मजे कर रहे हैं बच्चे हमारे, की मैडम कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। मैम आप बोर नहीं होने देते, मैम मजा आता है क्लास में। नो मैम, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ाते हो इसलिए हमें मजा आता है। डेफिनेटली, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा तो तुम्हारा कैसे डेवलप होगा। बिकॉज आई एंजॉय लविंग, आई लव टीचिंग यू, तो आपको भी अच्छा लगता है। केमिस्ट्री तो इंटरेस्टिंग होता है, और मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू। यस मैम, yeah ma'am, you are really good teacher. Now your every topic which you teach us with, we enjoy that and everything crystal clear, we enjoy your lecture. ओके, ऐसे तो नहीं मस्का लगाने के लिए लिख रहे हो, मुझे समझ भी आता है, मैं क्वेश्चन भी पूछ लूंगी बीच में, देखो। मैम आपको निराश नहीं करूंगी, स्कूल एग्जाम में फर्स्ट आऊंगी, मैं तो ये चाहती हूँ। पता, मैं एक बात ना, आज देखो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तब भी बोलती हूँ, मेरे को 15 ईयर्स हो गए टीच करते हुए, और जब भी मैं 11th क्लास की कोई क्लास लेती हूँ ना, जिसको मतलब मैं शुरू से शुरू करती हूँ, 11th स्टैंडर्ड आपको पता है केमिस्ट्री बेस होती है, तो जो भी बच्चा जिस भी स्कूल में हो, जिस भी मतलब इंडिया के किसी भी कोने से हो, ये तो रिकॉर्ड रहा है कि वो बच्चा जरूर अपनी क्लास में मेरे वाले बैच से ही टॉपर होता है। और ये मतलब मैं ये बना देती हूँ कि भाई मेरे वाला बच्चा आना चाहिए आगे, नंबर जो चाहिए तुम्हें मेरे से पढ़ लो, पर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। हमें भी प्राउड फील होता है कि हम कहेंगे कि हमारा बच्चा आया है। या मैम, यू आर रियली गुड टीचर, नाउ योर एवरी टॉपिक, ये तो हमने पढ़ लिया। हाँ, निराश बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं पूछूंगी तुम्हारे मार्क्स। यस मैम। मैम आप प्राउड फील करोगे मुझ पे, मैं तो अभी भी करती हूँ बेटे। जो बच्चा मेरे पास क्लास में आया, बाकी सभी नहीं आए। मैम आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। अरे भाई, पेरेंट्स का और टीचर का हमेशा रहता है।
और बताओ रेस्ट एवरीथिंग, एनी ऑफ द फीडबैक जो आपको लगता है कि हाँ हमें ये क्लास में इंक्लूड करना चाहिए। मुझे ना ऐसा लग रहा था आज कि बहुत सारा सिलेबस हमारा केमिस्ट्री का हो गया है, ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा पीछे हैं। थोड़ा सा क्या, बिल्कुल भी पीछे नहीं है, शायद आगे ही होंगे। कि थोड़ा सा आज इंटरेक्ट करके देखा जाए कि बच्चों के ओपिनियन क्या है। दीक्षा भी फर्स्ट आएगी। दीक्षा फिर मिठाई कैसे खाऊंगी मैं ऑनलाइन? चलो गुड। एनी ऑफ द फीडबैक दैट यू पीपल वांट टू टेक गिव मी, या कुछ ऐसा जो आप मेरे से चाहते हो तो यू पीपल कैन डिस्कस। ऑनलाइन मिठाई खिलाएगी बेटा? ठीक है, रेडी हैं हम? Ma'am, I will make you the proud that the student we got the success in the NEET and school board. Definitely, definitely, Ritvika. ओके, एनी ऑफ द फीडबैक किसी को लगता हो कि मैम मैं क्लास में, ऐसा नहीं है बेटे, मतलब आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। अगर किसी को लगता है मैं क्लास में बोर हो रहा हूँ, या मैं बोर हो रही हूँ, या मेरे को नहीं आ रहा है, या आपको लगता है कि मैम ऐसे कर लो, तो आप बता सकते हो। मैम आपको बहुत मिस करूंगी मैं। क्यों भाई, मैं कहाँ जा रही हूँ या तुम कहाँ जा रहे हो? तनिष्का कहाँ जा रहे हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटे। मैम आप बहुत अच्छे और हेल्प करने वाले टीचर हो, थैंक यू सो मच मैम। अभी के लिए तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। +2 के बाद मिस करेंगे, हाँ ठीक है, ये तो बात है। फिर जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो हम तुम्हारे पास आएंगे ना, इसलिए तो मैं तुम्हें बना रही हूँ। पर्सनल फायदा है मेरा, देख लो इसमें। मेरा तो ट्रीटमेंट फ्री होगा ना, जितने भी डॉक्टर हैं हमारे यहाँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई बात है, Yes, ma'am. इतना तो हम मानते ही है ना कि हमारे बच्चे कम से कम इतना तो करेंगे ही। Yes. मैम इस बोर्ड के एग्जाम में भी यही टॉपिक आएंगे कि उसमें थोड़ा, जस्ट अ मिनट बेटा, उसमें थोड़ा सिलेबस अलग होगा। सिलेबस तो नहीं अलग होगा, मतलब हमने काफी पोर्शन कर लिया, उसमें से कुछ पोर्शन आपको पूछा जाएगा जो आपके स्कूल ने बोला होगा। ठीक है ना, बाकी बोर्ड का और जो आपके नीट का सिलेबस है वो थोड़ा ना चेंज है, वो तो बेटा वही आएंगे टॉपिक तो। मैम आपसे फिर ऑनलाइन तो मिल नहीं पाएंगे ना +2 के बाद, हाँ ये तो बात है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि हमने आपका इलाज नहीं करना, हम विश करते हैं कि आप कभी बीमार ही ना हो। देखो दिस इज अ रियल ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर, पता है डॉक्टर एक सबसे पहले अच्छा ह्यूमन बीइंग होता है। मैम आपके साथ पढ़ के ऑनलाइन वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती। मैं तो चाहती हूँ ये क्लास में कि मेरे साथ पढ़ के ऑनलाइन किसी को फील ही ना हो। मैंने हमेशा ये ट्राई किया है कि आपको एक ऑफलाइन वाला टच दें। मैम हम कंप्लीट अवंती टीम के फैन हैं। बिल्कुल होने ही चाहिए भाई, बेस्ट टीम है आपके पास। फिर तो याद आएगी आपकी याद। कोई बात नहीं बेटा, आप हमारे कंसेप्ट याद रखो, वो सबसे बड़ी बात है। 2022 में फिजिक्स इजी एंड केमिस्ट्री मॉडरेट आई थी। ये ना मैंने देखा है कि अभी के पेपर में ये ओपिनियन, आप व्यू ना, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। आई हैव सीन डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं केमिस्ट्री के, कुछ ऐसा नहीं है। डोंट गो फॉर द रिव्यूज जो इंटरनेट पे हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छी आई है, इजी आई है केमिस्ट्री। इजी क्या होता है, मतलब आप पढ़ के गए हो, आपको क्लास में डिस्कशन हुआ है तो वो आते हैं, क्वेश्चन पेपर में सीधे आए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रतिभा कह रही है कि एक बार आप 5 मिनट रिवीजन करा देना। बिल्कुल जी, रिवीजन करा देंगे 5 मिनट पहले। मैं वैसे भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ ही लेती हूँ। सच में बहुत अच्छे हो, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर बनेंगे तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। चलो चिट चैट हो गया बहुत ज्यादा, अब हम कर सकते हैं अपनी बातचीत शुरू। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना, ऐसा कंपाउंड है जिसको पढ़ के ना तुम्हें केमिस्ट्री और अच्छी लगने लग जाएगी। मींस इट इज सच अ लवली चैप्टर। अच्छा मुझे बताना, कभी तुमने बायो में या कभी कहीं पे भी नाम सुना हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का? कभी कोई ऐसा सुना हो कि जहाँ पे आपको लगा हो कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्ड सुना हुआ है बेटे? अच्छा चलो, मैं अभी आपको एक कंपाउंड लिखती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। एक बच्चे का चैट बॉक्स में आंसर आया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर नीट का इजी था। हाँ बिल्कुल शालिनी, इजी था, नहीं सुना? अच्छा आपने ये वर्ड सुना है बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या है ये? Yes, ma'am. Chlorophyll. क्लोरोफिल।
चलो अच्छा, आपने ये सुना है हीमोग्लोबिन बच्चा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. है ना, ये तो सुना हुआ है। हाँ देखो, सृजल ने फटाफट से आंसर दिया, विटामिन B12। ठीक है ना, विटामिन B12 क्या होगा आपका? ये। अब आप देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, तो आपको पता है इनका एक नाम भी कॉम्प्लेक्स ही होता है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ना हम कई कई बार कम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। कम्प्लेक्स हम उस चीज को बोलते हैं जिस चीज की जो स्ट्रक्चर है ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मतलब नॉर्मल से हटके है। बायोमोलिक्यूल्स दिख रही है ऋत्विका, यस बेटा। अब जैसे क्लोरोफिल, ये एक ऐसे मैं एक नॉर्मल कंपाउंड की एग्जांपल दूं और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जांपल दूं, तो आपको ना उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। और वो जो आपको चेंजेस दिखाई देंगे ना बेटा, वो चेंजेस आपको स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे, वो चेंजेस आपको बॉन्डिंग में दिखाई देंगे। यस प्रतिभा, वो स्ट्रक्चर आपको इसके मतलब कैसे ये चीजें आपस में अरेंज हुई हैं, जुड़ी हैं, उसमें दिखाई देंगे। तो आपके पास जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल होता है एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द, किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये? Magnesium. Magnesium. मैग्नीशियम का। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन Iron. कंपाउंड Iron. विटामिन B12 क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट का। एंड दीज आर द सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा डिफरेंस होता क्या है। जैसे मैं आपको एक बात बोल दूं कि एक इंसान ऐसा है जितनी चादर है उतने ही पैर पसारता है। उसका मतलब ये हुआ कि जितनी उसकी सैलरी है ना वो उतने में ही गुजारा कर लेता है अपनी लाइफ में, और उससे ज्यादा खर्चा नहीं करता, उससे कम खर्चा नहीं करता, मतलब मैनेज कर लेता है अपनी लाइफ को। और एक होता है एम्बिशियस पर्सन, वो क्या करता है, अब जैसे वैसे तो आजकल की दुनिया में तो सब ऐसे ही हैं। आप किसी का अगर एक मंथ की सैलरी 50,000 है, तो ऐसे थोड़ा ना है कि वो कोई कार नहीं ले सकता, वो कुछ नहीं ले सकता। वो क्या करता है, वो उसे इंस्टॉलमेंट पे ले लेता है, इजी है ना। तो मतलब कुछ ना, इंस्टॉलमेंट पे लेना मीन्स उसने थोड़ा सा क्या कहते हैं, लोन ले लिया। तो लोन ले लिया तो मीन्स वो थोड़ा नेगेटिव हो गया केमिस्ट्री के सेंस में, माने तो। अगर उसके पास ज्यादा है, उसने थोड़ा दे दिया तो प्लस हो गया। तो ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना ऐसे वाले कंपाउंड है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, जो ना अपनी चादर से बाहर पैर पसारते हैं, जो आपके पास एलिमेंट उनके साथ बनते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जितनी वैलेंसी किसी एलिमेंट की होती है, एब्सोल्युटली करेक्ट प्रतिभा, जितनी वैलेंसी किसी एलिमेंट की होती है उससे ज्यादा जो बॉन्ड बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल है या हीमोग्लोबिन है या विटामिन है, ये सब है आपके पास नेचुरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दीज आर द नेचुरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नीशियम का है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयरन का है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट का है। अब हमारे पास ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिसमें मेटल आपके पास ऐसे बॉन्ड बनाता है जो नॉर्मल कंपाउंड में नहीं मिलते। मैं आपको बोलूं सोडियम की वैलेंसी का कितनी है, तो आप बोलोगे कि मैडम सोडियम 1 ही बॉन्ड बनाएगा। मैं बोलूँ आपको कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो आप बोलोगे 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, ये अपनी जितनी नॉर्मल वैलेंसी है उतने ही बॉन्ड बनाते हैं, अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसार सकते। पर जब आप डी ब्लॉक की बात करो या किसी एक आधे एक्सेप्शनल उसकी मेटल की बात करो, तो वो जितनी उनकी नॉर्मल वैलेंसी है उससे ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं। मतलब आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते वो कितने बॉन्ड बनाते हैं। आप देखोगे डीएनएफ ब्लॉक में ना मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एक कंपाउंड की होती हैं। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनका स्ट्रक्चर, इनका बॉन्डिंग सब थोड़ा डिफरेंट होता है, सब थोड़ा अलग होता है। तो एल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले लैब में आर्टिफिशियली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था। ठीक है, अब पहले हम उसकी थ्योरी को पढ़ने से पहले ना एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है और बनता कैसे है। टर्मिनोलॉजी को ना हम ऐसे सीखेंगे कि हम एक एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले तो बेटा इसमें स्क्वायर ब्रैकेट डलती है। नॉर्मल मैंने NaCl लिखना हो तो मैं कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालूंगी। हाँ, मैंने कंसंट्रेशन लिखनी हो तो मैं डालती हूँ, पर वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इनऑर्गेनिक में ये चीज कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। जैसे इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया CONH3 6 और Cl3, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया।
अब इन सारी स्पीशीज में जो कोबाल्ट है वो +3 होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल मेटल आयन। और यहाँ पे अमोनिया जो है, अमोनिया को बोलते हैं हम बच्चा जी क्या, अमोनिया को बोलते हैं हम लीगेंड। ठीक है, अब इसको क्यों, किसको क्या बोलते हैं, क्या डेफिनेशन है वो भी करेंगे। अभी मैं सिर्फ इस पेज पे ये लिख दूंगी कि इसका मतलब क्या है। ये जो बेटा इसमें 6 है ना, ये इसका है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि इसके साथ कितने अमोनिया जुड़े हुए हैं। चार्ज मैंने कैसे निकाला, अमोनिया पे 0 होता है और यहाँ पे -3 होता है, तो ये यहाँ पे +3 आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को निकालना नहीं आता तो आप चार्ज ऊपर मत लिखो, आप सिंपल क्या करो, कोबाल्ट का चार्ज निकालना है x लो, वैसे मैं आपको सिखाऊंगी ये सब निकालने जब आयुबैक ने निकालेगा। 6 इंटू अमोनिया सब बच्चे जानते हैं न्यूट्रल होता है, +3 इंटू एक Cl के ऊपर चार्ज -1 होता है इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। तो ये आपके पास चार्ज आ गया, x इज इक्वल टू +3। ठीक है जी, तो ये एक्चुअली में कुछ स्पीशीज होती हैं इसमें। अब इनको बोलते क्या क्या है, कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहले तो है सेंट्रल मेटल एटम। आप पूरे चैप्टर में देखोगे बेटा सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, ये किसको बोलते हैं। मैंने ना हमेशा एटम के साथ आयन लिखा है, मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम न्यूट्रल भी हो सकता है और आयन में कैटायन भी हो सकता है। बोथ द ऑप्शंस आर देयर, इट कैन बी न्यूट्रल और इट कैन बी द कैटायन। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, द एलिमेंट, बेसिकली ये क्या है, मेटल है, बिलोंग्स टू, मोस्टली देख रही हूँ, वैसे तो कहीं कहीं एस ब्लॉक भी आ जाता है, पर मोस्टली द एलिमेंट और द मेटल बिलोंग टू मोस्टली डी ब्लॉक। बच्चा जी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास चैट बॉक्स आया, एक्सेप्टर, एक्सीलेंट शिवानी, वेरी गुड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सच टाइप ऑफ द आंसर्स फ्रॉम द क्लास। द एलिमेंट बिलोंग्स टू मोस्टली डी ब्लॉक विच हैज, ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है जो अभी शिवानी ने चैट बॉक्स में लिखी है, विच हैज द एम्प्टी ऑर्बिटल, which has the empty orbital to accept, empty orbital to accept the pair of electrons। मतलब एक तरह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चा, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है या कैटायन हो सकता है, यानी कि या चार्ज हो सकता है और या न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, बट इसके पास क्या होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। अब जैसे इसका एक वर्ड लिखा है, यस ऋत्विका, डी ब्लॉक में लो शील्डिंग होती है, करेक्ट बेटा। अब इसके लिए एक वर्ड होता है लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड के स्पीशीज को बोलते हैं जिसके पास होता है एम्प्टी ऑर्बिटल। तो पेपर में ना जब नीट में क्वेश्चन आता है तो वो कई बार पूछ लेता है कि सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रोंस्टन एसिड, ब्रोंस्टन बेस, तो उसमें से करेक्ट टिक करना होता है क्योंकि इस पे एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, या दूसरा इसको ना ऑर्गेनिक की सेंस में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं बच्चा जी, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज और द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रॉन लविंग, बिल्कुल सही प्रतिभा, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, जैसे हम शिवानी वाला पॉइंट भी लिख देते हैं, एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड करूंगी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको अगले पॉइंट में पता लगेगा। तो सबसे पहले जब भी आपकी कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट स्टार्ट होगी तो उसमें लिखा होगा सीएम में, इसको हम क्या बोलते हैं, सीएम में, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा और जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद है इसके साथ एक स्पीशीज लगी होती है जिसको हम लीगेंड बोलते हैं। लीगेंड वर्ड आपने चाहे पहली बार सुना है पर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको सीख चुके हैं। लीगेंड भी वो स्पीशीज होती है जिसके पास क्या होता है बच्चा, जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्सेप्ट करने के लिए। एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब देखो मेरे पास पैसा है वो अलग बात है, मैं चैरिटी करती हूँ या नहीं करती हूँ तो वो अलग बात है।
ठीक है, प्रीवियस स्लाइड लो बेटे। अब लॉन पेयर होना काफी नहीं है लीगेंड बनने के लिए। पैसा तो बेटा जी बहुत लोगों के पास होता है, पर बात क्या है कि डोनेट कौन करता है, चैरिटी कौन करता है, दैट मैटर्स। तो बहुत सारी किताबें या बहुत सारी जगह ना ये पॉइंट लिखा होता है कि लुइस बेसेस या न्यूक्लियोफाइल्स या लिगेंड्स आर द स्पीशीज व्हिच हैव द ओके बेटा which have the lone pair of electron. Have is not a correct word. अब मैं बहुत सारी स्पीशीज ऐसी देख दूं आपके पास जो आपके पास रखती हैं लॉन पेयर पर देती नहीं, लीगेंड एक्ट नहीं करती। तो लीगेंड की डेफिनेशन क्या होगी, द स्पीशीज। अब इसके चार्ज के बारे में क्या कहेंगे, ईदर न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। ये या तो न्यूट्रल होगा या क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएगा, किताबों में ये लिखा होता है, बट आई कैन गिव यू द सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड आल्सो। दीज आर द वेरी लेस एग्जांपल्स, दैट्स व्हाई इन मेजॉरिटी वी से कि दीज आर द न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इसमें क्या आएगा, व्हिच डोनेट, हैव का कोई मतलब नहीं है, व्हिच डोनेट द donor to central atom, absolutely correct Shivani, which donate the lone pair of electrons, lone pair मतलब unshared pair है ना, to the empty orbital of CMA, ठीक है ना, to the empty orbital of CMA। ठीक है, तो this is called as a ligand. Next is a coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ द डोनर एटम। यहाँ पे मैंने बहुत बच्चों को गलत लिखते देखा है, वो कह देते हैं कि नंबर ऑफ द लीगेंड्स। 6 लीगेंड है मैडम तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। बिल्कुल आपको इस एग्जांपल में ये कहानी सच लग रही है, पर मैं एक ऐसी एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें आपका जो लीगेंड है ना वो 3 दिखाई दे रहा है आपको, पर एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों, क्योंकि एक ईएन में 2 डोनर एटम है, मतलब 2 अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, और ये लीगेंड है बाइडेंटेट। वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा लिख देती हूँ बस। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि कितने दिखाई दे रहे हैं लीगेंड उससे मतलब नहीं है, कितने डोनर एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उससे मतलब है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को कभी भी कोई बच्चा पेपर में ऐसे नहीं लिख के आएगा। अब यहाँ पे तो तुम पेपर में लिखा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3, क्योंकि 3 चीजें इससे ज्वाइन में है, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट 3, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्यों, क्योंकि एक लीगेंड में 2 डोनर एटम है, एक ईएन में 2 चीजें हैं डोनेट करने वाली, वो अगली क्लास में आएगा टॉपिक। तो यहाँ पे बोलोगे द नंबर ऑफ द डोनर एटम्स विच डोनेट their lone pair of electrons to the empty orbitals of CMA ऑब्लिक आयन। सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन के एम्प्टी ऑर्बिटल में कितने डोनर एटम इलेक्ट्रॉन अपने या लॉन पेयर अपने डोनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, बाइडेंटेट, हाँ बेटे बाइडेंटेट का मतलब होता है 2 डोनर, 2 डोनर। ठीक है, तो इसलिए इसको ये नहीं बोलना कि नंबर ऑफ द डोनर एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ द लिगेंड्स कितने हैं, इसको बोलना नंबर ऑफ द डोनर एटम्स कितने हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 3 बातें सब बच्चों को समझ आ गई कि सीएमए क्या है, लीगेंड क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। Yes, ma'am. अब बात आई ये जो ये है जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका क्या मतलब है। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है, ये ना टर्मिनोलॉजी किताबों में बहुत लेट दी होती है। आई जस्ट वांट कि जब हमें पता ही नहीं, हमारी हाई हेलो ही नहीं हुई किसी के साथ, तो हम कैसे बॉन्ड बना लेंगे। तो इसलिए पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ा देती हूँ मैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यहाँ भी, और उसके बाद आगे चलते हैं। मैम प्रीवियस स्लाइड लो जी, प्रीवियस स्लाइड। मैम तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार फिर से समझा दो। हाँ बिल्कुल समझा देंगे ऋत्विका। मेरे कहने का मतलब है कि कितने लीगेंड जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, होता वही है कोऑर्डिनेशन नंबर, पर ये डेफिनेशन में ड्रॉबैक क्या है
कि मान लो पिछले वाली एग्जांपल में तुमने देखा, तुमने बिल्कुल सही बोल दिया कि इसमें 6 लिगेंड जुड़े हैं मेटल के साथ। देखो ये जो 6 लिगेंड है ना, जितने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगे होते हैं, वो इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हैं। मतलब ये तुम्हारी फैमिली के मेंबर हैं, बाकी उनके फ्रेंड है, वो बाहर है। ये फ्रेंड के फ्रेंड है, ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये बाहर है। बाहर का मतलब है कि ये हमारे प्राइमरी स्फीयर में नहीं है, हमारी फैमिली नहीं है, हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है, वो आगे जाके आएगा वर्नर्स थ्योरी में। तो 6 स्पीशीज इसके साथ डायरेक्टली जुड़ी हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था ना, अब जैसे यहाँ पे तो तुम देख के बोल दोगे 3 स्पीशीज जुड़ी हैं, पर एक्चुअली में आगे वाली क्लासेस में आप जानोगे कि ईएन एक में 2 डोनर एटम है। तो अगर एक ईएन में 2 डोनर एटम है, दो लॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं उसको, तो फिर 3 में कितने होंगे? 6। इसलिए इसकी डेफिनेशन को ऐसे नहीं लिखना कि इसमें लीगेंड कितने हैं, इसमें ऐसे लिखना है कि नंबर ऑफ द डोनर एटम्स कितने ज्वाइन हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है ऋत्विका? Yes, ma'am. एक बच्चे ने प्रीवियस स्लाइड बोला था, अभी चाहिए और क्या? गायत्री बस। ओके बेटा, अब देखो आई वाज टेलिंग कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? द स्क्वायर ब्रैकेट है ना, द स्क्वायर ब्रैकेट। इन डेफिनेशनों को रट्टा नहीं मारना, तुम्हें समझाने के लिए है। विच इंक्लूड the square bracket which include the, ओ 2 बार द आ गया भाई, ये क्या हो गया? इसको भगाओ। the square bracket which include the ligands directly bonded to the CMA, directly bonded to the central metal atom, मतलब bonded टू द सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें वो चीजें लिखी हुई हैं जिनका आपस में डायरेक्ट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब उसके बाद होता है बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो चीज हमने अभी तक डेफिनेशन में नहीं लिखी वो आयोनाइजेशन स्फीयर होगी। किस चीज की डेफिनेशन हमने अभी तक नहीं लिखी है? किस चीज की डेफिनेशन हमने अभी तक नहीं लिखी है? ठीक है, ये Cl है जो बाहर है। मैंने क्या कहा? एक हमारी फैमिली के फ्रेंड है ना, एक मेरी मदर की फ्रेंड है, मेरे फादर का फ्रेंड है, मेरे ब्रदर का फ्रेंड है, मेरी सिस्टर का फ्रेंड है। तो वो सारे क्या है? हमारे प्राइमरी उसमें आते हैं, Cl3+। यस प्रतिभा, इसमें प्लस माइनस नहीं लगाना बेटे। ठीक है, जब मैं वैलेंसी की बात कर रही हूँ या जब मैं आयनाइजेशन स्फीयर की बात बोल रही हूँ तो बोलोगे द स्पीशीज present outside the coordination sphere, outside the coordination sphere, coordination sphere, and include ionizable part, ionizable part of the, आयनाइजेबल पार्ट में क्यों बोल रही हूँ मैं अभी बताती हूँ। एक बच्चे का आंसर स्पेक्टेटर आंसर, एक्सीलेंट शिवानी, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही वर्ड। मैंने यूज इसलिए नहीं किया था कि जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा मैं करूंगी। which include the ionizable part of the coordination compound. This neat batch is much better वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए बट मुझे लगा तो आपको पता है मैं बोल ही देती हूँ। देन द प्रीवियस वन टू, प्रीवियस भी मेरा बहुत अच्छा बैच रहा है, नीट मेरा फेवरेट बैच रहा है, पर ये वाला तो मुझे उससे भी अच्छा लगता है। और इसलिए नहीं अच्छा लगता कि हाँ भी कुछ इसमें यू पीपल आर रिप्लाइंग एंड ऑल, मुझे इसलिए सबसे अच्छा लगता है कि यू पीपल आर टेकिंग द इंटरेस्ट इन द क्लास, एंड इफ द समबडी इज टेकिंग द इंटरेस्ट इन द क्लास ना, पढ़ाने वाला डबल, ये आपको कोई जरूरत नहीं है, यू कैन राइट ऑन द कॉपी, यू कैन राइट ऑन द नोटबुक, बट स्टिल यू पीपल आर रिप्लाइंग इन द चैट बॉक्स, दैट क्लियरली shows your enthusiasm, that clearly shows you are taking the part in the discussion, and that's why you people are feeling this class like a offline class। अब बैठने को देखो, मेरा मन कर रहा है एक एग्जांपल देने का, दे दूं क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं ना, मैं उनको ये एग्जांपल हमेशा देती हूँ, तो मैं कह रही हूँ ऑनलाइन को भी दे दो। आपका पहला बैच है जिसमें ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। कभी आपने देखा होगा कि जब हम क्लास में जाते हैं, स्पेशली स्कूल में जाते हैं,
और थिएटर में जाते हैं, उनके सिटिंग अरेंजमेंट का डिफरेंस देखा है? Yes, ma'am. क्लास में जाते हैं तो वी आर, मतलब जब हम भी स्टूडेंट थे, अभी भी मैं पढ़ाने जाती हूँ ऑफलाइन में, तो मैं देखती हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट इज जस्ट लाइक, आजकल कोई बहुत हाई फाई हो गए होंगे तो हो गए होंगे, बट 90% तो सिटिंग अरेंजमेंट इज जस्ट लाइक द वुडन बेंचेस एंड द आयरन बेंचेस एंड दैट हार्ड अरेंजमेंट एंड ऑल। और आई होप आप लोगों के स्कूल में भी होगा, क्योंकि हम लोगों के स्कूल में भी वही था। And when you people are going to the theater, then you are having a most comfortable sitting arrangement, and especially you people book to tickets to those seats, है ना? आजकल तो recliner भाई क्या क्या आ गया है, सोफा बेड पता नहीं क्या क्या। Yes, ma'am. पैसा तो हम दोनों जगह पे करते हैं ना, हम अच्छे से अच्छे स्कूल में भी Yes, जाते हैं, ma'am. प्राइवेट में, और अच्छे से थिएटर में भी जाते हैं। तो आपको पता है कि ये जो डिफरेंस होता है ये क्यों होता है? अब ना मैं ऐसे में मेरी क्लास में ना, जब ऑफलाइन क्लास में ना बच्चे ऐसे बैठते हैं ऐसे, तो मैं उन्हें बोलती हूँ स्टैंड हटा दो। पहले तो वो हंसने लग जाते हैं, मैम मैंने कौन सा स्टैंड कह रहे हो आप? मैंने कहा जो मुंह को स्टैंड लगाया ना वो हटा दो, तुम्हारा मुंह गिरेगा नहीं। वो हंसने लग जाते हैं। तो फिर मैं उनको ये एग्जांपल देती हूँ, मैं कहती हूँ कि देखो जब हम क्लास में बैठते हैं ना, वो जो हार्ड बेंचेस हैं वो हमें कंफर्ट जोन में नहीं जाने देते। मतलब दैट इज अ इंडिकेशन कि हाँ वी हैव टू बी अटेंटिव, वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, है ना? तो हमारे माइंड को एक सिग्नल मिलता है, क्या सिग्नल मिलता है? कि मुझे पढ़ना है, मुझे सुनना है, जो सामने हो रहा है वो देखना है। और जब हम कहाँ पे होते हैं, थिएटर में होते हैं, तो मैं ये नहीं कहती वहां पे सो जाते हैं, बट वहां पे आप डिसिप्लिन नहीं रहते हो, आप प्रॉपर आराम से रेस्ट कर लेते हो, या घर पे आप रेस्ट कर लेते हो। तो इसी तरीके से जब हम ऐसे अपने मुंह को स्टैंड देते हैं ना, तो हम अपने आप को ना माइंड में, मेरी पर्सनल सोच है, मैं अपने बच्चों पे अप्लाई करती हूँ, आपके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे बैठो ना बैठो। और जब हम ऐसे देते हैं ना, तो हम अपने ना मन को एक तरह से ना एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं? लेट्स टेक अ कंफर्ट ना, लेट्स टेक अ कंफर्ट। धीरे धीरे हमारे जो पैर है ना, वो भी, मतलब अगर बेड पे बैठे हैं तो बेड पे लंबे होने लग जाते हैं, धीरे धीरे हम बेड पे थोड़ा गिरने लग जाते हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड को वो रिलैक्स वाला सिग्नल दे दिया। तो व्हेन यू पीपल, तो इसी कारण से जब हमारे माइंड को वो पता लग जाता है कि, देखो आप पे डिपेंड होता है। टीचर एक क्लास में 60 स्टूडेंट को पढ़ाता है, 60 में से एक नीट का टॉपर निकलता है और एक को पेपर भी नहीं पता होता क्या आया। तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये है कि एक तो हमें लगता है कि हम क्लास ले रहे हैं, मैडम पूछ रही है, मुझे चैट बॉक्स में आंसर देना है। देखो अगर कोई बच्चा ऐसे सोचता है ना कि मैडम मैडम पूरी क्लास में मेरा नाम अनाउंस करेगी, तो मैं कह रही हूँ ये भी बहुत अच्छा है, ये लालच होना चाहिए। कम से कम इस लालच के चलते वी आर अटेंटिव इन अ क्लास ना, वी आर नॉट डूइंग लाइक दिस, वी आर नॉट डूइंग लाइक दिस, वी आर नॉट डूइंग लाइक, मेरी तो आंखें बंद तो मैं दिखाई भी नहीं देंगी, ठीक है ना? कि हमें आंखें बंद नहीं करते हैं, हमें पता है हम क्लास में अटेंटिव है। एंड दो स्टूडेंट्स हु आर जस्ट डूइंग लाइक, कि बोलने दो ना, जो बोल रहे हैं वो अपने माइंड को ये दे रहे हैं, धीरे धीरे उनकी आंखें बंद, धीरे धीरे वो सो गए, धीरे धीरे क्लास में, घर में कुछ भी चल रहा है। तो इसलिए क्यों मैं बोल रही हूँ कि ऑफलाइन क्लास का फील आना चाहिए। ऑफलाइन क्लास मींस डिसिप्लिन, और कोई भी टारगेट अचीव करने से पहले अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है ना, तो यू पीपल कांट अचीव एनीथिंग। तो इसलिए ये स्टैंड नहीं लगाने क्लास में। अब मैंने आपको एक सॉलिड रीजन एक्सप्लेन किया जो मेरा दिल मानता है कि मुझे क्यों बैच ये पसंद है, बिकॉज मुझे ये रिफ्लेक्ट होता है चैट बॉक्स में कि यू पीपल आर टेकिंग अ पार्ट एंड यू आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन। और अगर मैं अभी फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि इफ यू पीपल आर टेकिंग इट लाइक कि हाँ मैडम मेरा नाम लेगी, तो ये भी अच्छा है। अरे भाई अगर मेरे 2 बार नाम लेने से मेरा कोई बच्चा पढ़ता है ना, मेरे को तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। तो इसलिए यू हैव टू बी अटेंटिव इन अ क्लास। क्यों? आपको लगता होगा कि आप लोगों ने, जो नए बच्चे भी हैं, आज तो पता नहीं कैसा दिन आया कि बातें बातें बहुत हो रही हैं, चलो एनी हाउ होनी भी चाहिए किसी दिन। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई नया बच्चा आया है क्लास में, एंड हमारा ये ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैडम तो सारी चैट पढ़ती है, क्यों पढ़ती है मैं, क्यों मैडम? क्योंकि मैं वो मोटिवेशन अपनी क्लास में चाहती हूँ। मैं नहीं पढ़ू ना तो मुझे आंसर ही ना दो, मुझे पता ही ना लगे कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। बात समझ पा रहे हो या नहीं? तो इसलिए मेरे पास 10 गुड मॉर्निंग आएंगे ना, मैं 10 के 10 के जवाब दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं डालूंगी ना उसका आंसर बच्चे के दिमाग में कि हाँ भाई मैंने मैंने मुझे पता है तो मेरी क्लास में आया है, तो उस बच्चे के ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? कि मैडम ने मेरा नाम पढ़ा था, मैडम को मेरा पता है। अब मुझे पता है कई कई बच्चों के नाम जो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बी अटेंटिव इन अ क्लास एंड वॉट एवर यू पीपल आर डूइंग। हम कोई ऐसे बात तो नहीं कर रहे, आप मुझे यही बता रहे हो ना कि इस टॉपिक में ये होता है, ये होता है मैम, ये है, ये वो है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई यू पीपल टेक अ फील ऑफ ऑफलाइन क्लास। कोई डिफरेंस नहीं है, पढ़ने वालों के लिए बंद कैमरा भी कोई मैटर नहीं करता, और ना पढ़ने वालों के लिए ऑफलाइन क्लास भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। ये गुरु मंत्र ले लो।
बोलने के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, ऑल ओवर द इंडिया से बच्चे मेरे पास आते हैं, 1-to-1 भी आते हैं, ग्रुप में भी आते हैं, जेई वाले भी आते हैं, एडवांस भी आता है, नीट भी आता है, हर तरह का बच्चा आता है। कई तो मैंने ऐसे देखे हैं कि मैं कैमरे ऑन करवा के भी बैठ लूं तब भी वो नहीं कुछ करते, और कई ऐसे भी हैं कि जिनको अगर ऑफ भी करना पड़ रहा है ना तब भी इतने अच्छे अच्छे उनके हैं आपके पास रैंक्स हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ऑल दीज थिंग्स इन द क्लास ना। हार्ड बेंचेस में हमें नींद भी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। थिएटर में तो नींद भी लग जाती, नींद लगे ना लगे, पर थिएटर में कुछ प्रोडक्टिव थोड़ा ना करते हो तुम, जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट। तो कौन सा उसका कोई तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करने में रोल है? ठीक है ना। थैंक यू बेटे, थैंक यू वर्षा। तो इसलिए मैं अपना, हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने कौन सा आयनाइजेशन सफियर रिपीट कर दो, बिल्कुल करती हूँ हर्षिता। तो इसलिए ऑलवेज बी अटेंटिव इन द क्लास। हर्षिता ने ना एक बार आयनाइजेशन सफियर पूछा और मैं दोनों ही बता देती हूँ, कोऑर्डिनेशन एंड देखो द टॉपिक वाज कोऑर्डिनेशन सफियर। क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना जिसके अंदर आपके पास मेटल है, लीगेंड है, वो है, वो कोऑर्डिनेशन सफियर है। आयनाइजेशन सफियर की बहुत सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। आयनाइजेशन सफियर वो होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, उसमें सफियर जैसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ इसमें सिर्फ ये चीज है। कहाँ गया हमारा एग्जाम्पल, यहाँ गया। ठीक है, ये वाली चीज जो है ना, ये आयनाइजेशन सफियर है। अब इस आयनाइजेशन सफियर में क्या होता है, ठीक है, एक बार दोनों, हाँ दोनों डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ बेटे। मैम ईच EN have a two donor atoms in the coordination number. Each EN has a two donor atoms, that's why the three EN have a 6 donor atoms. ठीक है बेटे। एंड जो आयनाइजेशन सफियर है वो कुछ भी नहीं है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन है। उसे आयनाइजेशन क्यों बोलते हैं, उसे आयनाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि उसके ना आयन बन जाते हैं। ये देखो, जैसे मैं पीछे वाली एग्जांपल लूं, COEN3 और Cl3, इसकी मैं एग्जांपल लूं तो COEN3 ये 3+ हो जाएगा और 3Cl नेगेटिव हो जाएगा। आप देखो ना मुझे कैसे चार्ज पता लगे, Cl3 है तो ये 3Cl नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो ये +3 है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये आपके पास इस तरह से आयन बन जाता है। ये आयन बन गए, ये तो टूटते थोड़ा ना, ये तो अलग नहीं हुए, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेशन सफियर का पार्ट है। मतलब इसको सोच सकते हो कि ये एक प्रोटेक्टिंग कवर होगा। ठीक है, दिस इज अ प्रोटेक्टिंग कवर, और ये आपका कौन सा पार्ट है, इसका बाहर वाला पार्ट है। ठीक है, Yes, ma'am. मतलब जिसके आयंस बन जाते हैं, जो टूट के अलग हो जाता है ना, आपके फैमिली मेंबर थोड़ा ना टूट के अलग होते हैं, तो ये बाहर रह गया आयनाइजेशन सफियर, और ये हो गया कोऑर्डिनेशन सफियर। Yes, ma'am. इज दैट क्लियर बेटा? किसी को कुछ पूछना है टर्मिनोलॉजी में? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम, डन। ओके जतिन। अच्छा चलो, का क्या बचा? नहीं, बाकी आयनाइजेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, सब कुछ हो गया। चलो भाई, क्लियर भी हो गया अस्मिता को। अब क्या पढ़ाएं तुम्हें? कोई जल्दी वाली चीज पढ़ा देते हैं, क्योंकि थोड़ा ही टाइम है। अब पढ़ा देते हैं तुम्हें होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? अच्छा पहले मुझे होमो का मतलब बताओ, क्या होता है? Ma'am, same. 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 हाँ मैडम, सेम ही है, शुरू से वही है, सेम। बिल्कुल सही है अस्मिता। सिमिलर नहीं प्रतिभा, सेम बोलेंगे यहाँ पे। जतिन सिमिलर नहीं, सेम कहेंगे। सिमिलर में बहुत फर्क है। सिमिलर का मतलब होता है मिलते जुलते, हिंदी में बोले तो। सेम का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, मतलब दो लीगेंड्स बिल्कुल सेम। हाँ सेम सेम सेम, यस यस यस, ऑल सेम। अब मान लो मैंने कि एक कॉम्प्लेक्स लिखा, जैसे मैंने किसके साथ लिख दूं, क्रोमियम के साथ लिख दूं। क्रोमियम के साथ मैंने 6 अमोनिया लगा दिया, ठीक है।
तो ये आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ, ये होमोलैप्टिक हुआ। होमोलैप्टिक की क्या मतलब है इसमें, क्योंकि इसमें सारे के सारे 6 लिगेंड सेम है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल द 6 लिगेंड्स आर सेम, ठीक है, सेम होमो सेम हेटेरो डिफरेंट। यस दीक्षा, द कॉम्प्लेक्सेस भी यूज करूंगी मैं बीच बीच में वर्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी, तो आपकी मर्जी है, कोई भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है कर लेना। Yes, ma'am. द कॉम्प्लेक्सेस इन विच all the 6 ligands are same, all the 6 ligands are same। अरे लीगेंड दो बार आ गया आज भाई, वर्ड दो बार आ रहे हैं, यहाँ खुश हो गए हमारे वर्ड भी तुम्हारी क्लास से हैं। लिगेंड्स आर सेम, जिसमें सारे के सारे 6 लिगेंड सेम है, एंड दीज आर कॉल्ड एज अ होमोलैप्टिक, है ना, उसको क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब बच्चा मैं इसी कॉम्प्लेक्स में थोड़ी फेरबदल कर रही हूँ, CrH2O3 एंड NH3, कहानी अब भी वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर अब भी कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 नहीं है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे भी 3, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है बेटे, बट ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, और इसमें दो या उसकी बात नहीं है, 6 भी अलग अलग हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 2 भी हो सकते हैं, 3 2 1 भी हो सकता है, वो उनकी मर्जी है, जैसा भी कॉम्प्लेक्स बने। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मैम हेट्रोलिप्टिक, यस बेटा, द कॉम्प्लेक्सेस विच हैव डिफरेंट ligands in them, उनको क्या बोलते हैं, they are called as Heterolaptic. heterolaptic complexes, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. and one of the very important thing is compound complex compounds are those which, हाँ बेटे शिवानी बिल्कुल सही, शिवानी ने पढ़ रखा है चैप्टर, इतना तो मैं बता सकती हूँ। अच्छा, उस क्लास में इस कैटेगरी में, इस टर्मिनोलॉजी वाली क्लास में, Ma'am, हाँ प्रीवियस स्लाइड previous slide. कर दी। अच्छा, इस क्लास में ना, टर्मिनोलॉजी वाली क्लास में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो जरूरी नहीं है बेटे कि हमेशा न्यूट्रल होगा, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो कैटायनिक भी हो सकता है, और वो एनायनिक भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कर दो बेटा नई स्लाइड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा बताओ, मैंने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स कैसा कैसा हो सकता है, हम एसिडिक हो सकते हैं, एसिडिक बेसिक नहीं बोलना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और द कॉम्प्लेक्सेस आर, पहली बात है बच्चा जी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का जिंदगी में क्या डेफिनेशन है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है ना, कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड जैसे CONH3 थ्राइस और Cl3। अब आप देखो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसके सर पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ब्रैकेट होती है ना, कोऑर्डिनेशन सफियर, इस पे कोई चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, पहली बात। और दूसरी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसमें, एंड कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, CMa है, और अमोनिया एंड Cl है आपके पास लीगेंड्स। वैसे ही एग्जांपल है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की, पर अगर इसका चार्ज निकालना सीखना है, हाँ जी जतिन बिल्कुल सही। अब जैसे कोबाल्ट इज X + 3 इंटू अमोनिया इज न्यूट्रल + 3 इंटू Cl पे चार्ज आ गया -1 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +3 आ गया, तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज आ जाएगा, +3। अब कोबाल्ट के चार्ज से कोई मतलब नहीं है, मेटल तो हमेशा ही पॉजिटिवली चार्ज होती है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मतलब किससे है, यहाँ पे मतलब है न्यूट्रल से, मतलब 0 चार्ज से, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स,
कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? द कॉम्प्लेक्सेस which have पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। मैं कैटायन की बात नहीं कर रही हूँ, माइंड इट, पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, जिनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। दीज आर कॉल्ड एज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। इसकी एग्जांपल देख लो, CO। मैम प्रीवियस स्लाइड। मैम प्रीवियस स्लाइड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डन मैम। डन मैम। ओके CONH3 CONH3 6 एंड 3+। बच्चा जी अब इसमें देखो इसका चार्ज कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट इज X 6 इंटू अमोनिया 0। टोटल चार्ज इसका क्या है सर पे? +3। तो इसको टोटल चार्ज के बराबर रख देंगे तो X किसके बराबर आ जाएगा? X आ जाएगा आपके पास +3 के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कोबाल्ट का चार्ज। ये कोबाल्ट का चार्ज तो है ही है, पर साथ साथ में ये किसके ऊपर चार्ज है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर चार्ज है। तो ऐसे कंपाउंड को +3 कहते हैं। इसमें ना मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, बहुत बार ना ऐसे कॉम्प्लेक्स को ना ऐसे लिखा होता है, तो बच्चे बोलते हैं कि मैडम ये न्यूट्रल हो गया। तो बेटा न्यूट्रल और इसमें डिफरेंस है। जब न्यूट्रल था ना तो Cl अंदर था, तो इसके सर पे कोई चार्ज नहीं आ रहा था। पर आपने एक बात नोट करी, जब आप इसको बाहर लिख दोगे तो यहाँ पे तो +3 आएगा ना, यहाँ पे -3 आएगा, तो ये न्यूट्रल कैसे हो गया? तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं? कैटायनिक है। मतलब आपको ऐसे नहीं देख लेना, वो ये लिख के नहीं देगा +3 एंड -3, ये तो मैंने लगाए हैं तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ? Yes, ma'am. मतलब आपको पेन रुक गया, 1 मिनट बेटा, आपको ना वो देगा नहीं। ओफो, कहाँ ले गया ये हमारा बोर्ड? आ गया वापस आ गया, थैंक गॉड। लेक्चर खराब हो जाता फिर तो बड़ा टेंशन हो जाता। कोबाल्ट प्लस है ना, +3 है, पर इस चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी है। चाहे देखने में वो नहीं लग रहा है, बट एक्चुअली में वो है +3 और लास्ट वाला -3 है। देखने में इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें उसको न्यूट्रल करने के लिए बाहर +3 लगा दिया, -3 लगा दिया। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और लास्ट वाला कौन सा है बेटे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स को मैं 2 तरह से लिख के दिखा देती हूँ। PTCl4 2 नेगेटिव। इसके तो दर्शन तुम्हें साक्षात हो रहे हैं, ये तो साक्षात भगवान है, खुद ही चीख चीख के बोल रहा है कि मैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स हूँ। आप चार्ज निकाल के देखो, X + Cl इज -1 इज इक्वल Cl4 है ना, तो दिस इज -2, तो X कम्स आउट टू बी +2। तो दिस इज अ प्लेटिनम +2। ठीक है, तो इसका मतलब है प्लेटिनम +2 जो आपके पास चार्ज है, दैट +2 इज अ चार्ज ऑन मेटल। और मेटल तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि हमेशा क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज। Positive. ठीक है, तो आपके पास इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स के ऊपर? दैट मैटर्स। टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना है? 2 नेगेटिव, इसलिए वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। मैं बार बार बोल रही हूँ कैटायन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो कैटायन का चार्ज देख के मत बोलना कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। भैया कैटायन तो हमेशा प्लस है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में भी कैटायन प्लस है, न्यूट्रल में भी प्लस है, वैसे भी प्लस है या न्यूट्रल होगा। बट जो कोऑर्डिनेशन की ब्रैकेट है उसके ऊपर जितना चार्ज है ना, उसके लिए आपके पास आंसर आएगा -2। आप टेंशन मत लो, मैं पूरे लीगेंड का चार्ट करवाऊंगी तुम्हें, पूरे चार्ज का चार्ट करवाऊंगी, पूरा IUPAC नेम उसका कैसे देना उसका भी चार्ट करवाऊंगी। तो आपको अभी के लिए मुझे समझाना था तो 1-2 एग्जांपल्स देनी पड़ी, इसलिए मैंने ना एग्जांपल्स रिपीट कर दिए हैं, क्योंकि अगर मैं आपको सेम एग्जांपल ना लेके डिफरेंट डिफरेंट लूंगी तो आपको लगेगा पता नहीं कितना कवर हो गया। तो मैंने एक ही एग्जांपल से सारा कुछ घुमा दिया, कोबाल्ट की एग्जांपल से, ताकि आपको पता लग जाए कि अभी हमने लीगेंड वगैरह सब कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स के से हाई हेलो कर रहे हैं कि भाई तेरा क्या हाल चाल है, हमारे साथ दोस्ती करेगा या नहीं करेगा। अभी हमारी ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, Yes, ma'am. चार्ज निकालना एक बार रिपीट करवा दो। बिल्कुल करवा देते हैं जतिन। चार्ज ऐसे निकालते हैं बेटे, जिस चीज पे चार्ज निकालना है वो होता है सेंट्रल मेटल एटम, उसको X बोलते हैं। प्लस, सबको प्लस प्लस करते जाना है, और जो इसके सर पे चार्ज है उसको लिख देना है।
+6 इंटू अमोनिया। अमोनिया पे चार्ज कितना होता है बेटा? 0 होता है। और टोटल चार्ज कितना है? +3 है। तो x पे चार्ज कितना आ गया? +3 आ गया। ठीक है जतिन, आपको क्लियर हुआ? आप अनम्यूट करके पूछ लो जहां से नहीं पता लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ना ये जितना भी था सारा कुछ, इसका चार्ज जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर रखा उस पे रखा है बराबर। और यहाँ पे प्लेटिनम पे चार्ज x है, +4 अमोनिया क्लोरीन है तो 4 लगा दिया। एक Cl पे कितना चार्ज होता है बेटे? -1 होता है। और टोटल चार्ज को किसके बराबर रख दिया? जो इसके सिर पे लगा हुआ है, -2, तो x आ गया +2। जतिन क्लियर हुआ आपको? यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ इट्स ओके, बट ये अभी मैंने सिखाना है आपको, ये तो मुझे 2-3 एग्जांपल लेनी पड़ी ना, जैसे मैंने अभी बोला है। यस हाय हेलो मैम। हो गई हमारे इस चैप्टर से। हाँ हाय हेलो कर लो, पता क्यों? कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक में से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन आता है पेपर में। डी एंड एफ तो कई बार दिखता भी नहीं है। Yes, डी ma'am. एंड एफ की ही प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन कई बार होता है ना कि पेरेंट्स से बच्चे ज्यादा आगे निकल जाते हैं, कई बार क्या पेरेंट्स तो हमेशा ही चाहते हैं, ठीक है ना। मैम दिस इज सिमिलर टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द रिडॉक्स चैप्टर। या ऑफ कोर्स मैम, दोस्ती हो गई है, हाय हेलो भी हो गई। हाँ दोस्ती तो हो गई है, पर आज तुम्हारे पढ़ने के मूड कम है, बातों के ज्यादा है। बिल्कुल मैम सही। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जब हम चार्ज फाइंड कर रहे हैं तो मैम हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ले रहे हैं। जब हम चार्ज फाइंड आउट करते हैं किसी मेटल पे तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है। वो जब आप वर्नर की थ्योरी पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे कि यस मैम। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़ते थे जैसे हम 11th क्लास में रिडॉक्स चैप्टर में, ये वही है, यस मैम। वही ऑक्सीडेशन स्टेट ही ओके निकालते हैं और इसको ऑक्सीडेशन ओके, नंबर ही थैंक यू बोलते मैम। हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं क्या बोल रही थी लास्ट में? हाँ, डीएनएफ ब्लॉक वाला चैप्टर से ज्यादा, पेरेंट से ज्यादा, पेरेंट डीएनएफ है उसी में से निकला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर फेमस है। मतलब हर से मैं ये कहूंगी कि तुम कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, क्वेश्चन है ही है इसका। तो दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसका एक नहीं पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हम एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, हर जगह एक्टिव रहते हैं। हाँ रहना भी चाहिए भाई। चलो समझ में आ गया तुम्हें? चार्ज से ये चार्ज निकालना आया नहीं आया मुझे मतलब नहीं है, कैटायनिक एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आने चाहिए। यस मैम। Yes, ma'am. अब बच्चों को समझ में आ गए? यस मैम। चलो पहले मुझे आज ये बताओ कि आज घर जाके क्या पढ़ोगे। हाँ इंटरेस्टिंग है चैप्टर शालिनी। मैं अगर पर्सनली बताऊं ना तुम्हें, सबसे पहले मुझे केमिकल बॉन्डिंग और दूसरे नंबर पे ये हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मैं एवरी ईयर आई कैन सी कि हर बच्चा, मतलब कोई ऐसा बोलना ही नहीं होगा बच्चा कि मुझे कोऑर्डिनेशन पसंद नहीं है। मतलब सबको इतना अच्छा लगता है ना ये वीबीटी पार्ट, सीएफटी पार्ट में, लगता है कि यार मजे हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। इनऑर्गेनिक में कैलकुलेशन का मतलब नहीं होता ना, हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, वो भी पॉइंट वाले 1-2 नंबर को, 0.6 0.3 को, ऐसी ऐसी चीजें। तो इसलिए ये बहुत आसान है चैप्टर, और इसका स्कोरिंग भी अच्छा होता है। मतलब आराम से लगा लेते हैं सारे बच्चे, जिसने सुना भी है ना वो भी कर लेता है। हाँ कुछ जो इसका नीट का केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा बोरिंग था। पता क्यों बोरिंग था? केमिकल काइनेटिक्स में ह्यूज कैलकुलेशंस है, मोस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आर देयर। इसमें ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक का भाई टेस्ट अलग होता है। तुम क्या कर रहे हो ना, तुम टेस्ट कर रहे हो, क्या बोलूं अब मैं, चाइनीज को थाई से कंपेयर कर रहे हो। थाई फूड और चाइनीज में फर्क है भाई, मसाला एक में है और एक कैसा फीका फीका सा खाना है ना। तो इसलिए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, हम किसी चैप्टर को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अब मेरे ख्याल से तुम्हें बायोमोलिक्यूल पढ़ा दो, तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्यों? हमें इंटरेस्ट पता किस चीज में आता है? हमारा दिमाग कहता है, हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, कह रहा जो चीज मुझे पहले से आती है ना मुझे वही खिला। वो नया नहीं एक्सेप्ट करेगा, पहले पहले तुमसे जिद्द दिखाएगा। अब बायोमोलिक्यूल में तुम्हें पहले से आता था, तुम्हें बड़े मजे आएंगे, आसान है। अब जब केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ेगा तो तुम्हारा दिमाग कहेगा अरे यार पढ़ना पड़ेगा, पर जब तुमने एक बार डांट के कह दिया ना पढ़ना पड़ेगा, फिर वो भूलेगा भी नहीं कभी। तो इसलिए हर किसी चैप्टर का पेस अलग है। एंड डू अ गुड फ्रेंडशिप विद ईच चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। इफ यू लव द केमिस्ट्री ना देन यू कैन लर्न। धक्के से कोई किसी को केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं पाया। केमिस्ट्री को क्या, अच्छा केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस, फोर्सेस। अरे केमिस्ट्री तो है ही बॉन्ड, तो केमिस्ट्री से बॉन्ड नहीं बनाया तो कैसे करोगे फिर? यस मैम। चलो आज आगे नहीं कराएंगे, बिकॉज आगे कराने से एक तो हमारा जो इतना अच्छा मजा आया वो किरकिरा हो जाएगा। अगला टॉपिक अगली क्लास में स्टार्ट कराऊंगी। अच्छा मैंने ये पूछना था, तुम्हारा रिवीजन कैसे पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है? मैम अभी टेस्ट में तो अल्कोहल एंड फिनॉल्स वाला चैप्टर आया था और इक्विलिब्रियम। साथ में अल्कोहल फिनॉल वाला हो गया था तुमसे फिर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। साथ में कौन सा आया था?
मैम केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आया था। केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे आ गया? वो तो 11th वाला है। Yes, ma'am. डाला हुआ था। 11 का क्वेश्चन भी आ रहा है। चलो मैं एक बार बायोलॉजी में भी ऐसा ही हुआ था। टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स डाला था। मैं एक बार बात करती यस हूँ। मैम। मैंने लास्ट बार भी बोला था ये बात, उठाई थी एक बार, फिर मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ है। चलो आप इसको रिवाइज करना, केमिकल काइनेटिक्स। वो केमिकल काइनेटिक्स की रिवीजन छोड़ो मत बेटा। रिवीजन करने का क्या ढंग बताया? स्टेप नंबर 1 एनसीईआरटी, स्टेप नंबर 2 प्रीवियस ईयर, स्टेप नंबर 3 इज एनी रेफरेंस बुक। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करोगे तब काम होगा। ठीक है बेटा, चलो आज का अध्याय हम यहीं पे मिलजुल के समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट अध्याय को हम नेक्स्ट वाली क्लास में किसी सेम चैनल पे सेम होस्ट दोस्त के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Thank Yes, you, ma'am. ma'am. Thank you, so ma'am. much, बेटा। Thank you, मैम। बाय मैम। Thank you, ma'am. Bye. Thank you जी, thank you so much.